आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। आई विश सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी अब उन्होंने शुरू कर दी होगी, है ना। और ये जो हम आज लेक्चर लेके आए हैं, ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का चौथा लेक्चर है। तो जिन जिन बच्चों ने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, तो प्लीज़ आप लोग पहले तीनों लेक्चर को देखो, फिर इस लेक्चर को देखना, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में, अगर 3rd लेक्चर आप लोगों ने देखा तो मैंने वहाँ पे एसआई सिस्टम की बात की थी, उसके एडवांटेजेस की बात की थी, है ना बच्चों। एडवांटेजेस की बात की थी, क्या क्या उसकी उपयोगिता है वो बात की थी, और हम कौन से सिस्टम को मानते हैं, एसआई सिस्टम को। तो उसमें एक एडवांटेज आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मैट्रिक सिस्टम है, मतलब यहाँ पे 10 की पावर्स में, चाहे बड़ी यूनिट हो चाहे छोटी यूनिट हो, उनको 10 की पावर्स में लिखा जाता है। तो 10 की पावर्स में लिखने में फ़ायदा ये होता है कि उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना, इसलिए ये मैट्रिक सिस्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रीफिक्स बताना चाहता हूँ, किताबों में आपको मिल जाएंगे, फिर भी आप इसको एक बार देख लो, है ना। तो क्या क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जब पावर ऑफ टेंस लिखते हैं, जब, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल अलग अलग बनाई हुई है। पहली टेबल जो है वो है आपकी टेबल फॉर पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10, मतलब 10 की पॉजिटिव पावर्स में क्या क्या प्रीफिक्स हम लिखते हैं, तो वो उसकी टेबल मैंने लिखी हुई है। जैसे पहला आपका जो प्रीफिक्स लगता है वो है डेका। डेका, तो डेका का मतलब इसका सिंबल, फिर मल्टीप्लाई फैक्टर, फिर पावर ऑफ 10, है ना, ऐसे देखेंगे अपन। तो प्रीफिक्स का नाम डेका है, डीए से सिंबल से, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है आपका 10⁻1, और पावर ऑफ 10 क्या है, तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 1 है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हेक्टो, तो हेक्टो में 10 एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से 10⁻2, और यहाँ पर इसकी 10 की पावर क्या है बच्चों, 2 है। उसके बाद किलो, किलो जानते ही हैं आप, जैसे किलो किसी के सामने लगा दें, प्रीफिक्स है ना बच्चों। जैसे आपने बोल दिया 1 किलोमीटर, मतलब मीटर के आगे लगा दिया आपने किलो, तो इसका मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट्स 10⁻3 मीटर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 10⁻3, तो 10⁻3, तो 10 की पावर हो गई कितनी बेटा, 3। वैसे ही जैसे मैं आपसे बोलूँ 1 किलोग्राम, तो हमारी बेसिक यूनिट ग्राम है, और 1 kg, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10⁻3 ग्राम, है ना। तो मतलब के किलो अगर आप सामने लगा दोगे, यूनिट के सामने लगा दोगे, तो उसका कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, 10⁻3, है ना। ऐसी सब सारी उस यूनिट्स में होंगी, है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो उसके बाद जो 4th है वो मेगा है। मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो इसको 10, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻6, पावर ऑफ 10 है। गीगा, फिर टेरा 10⁻9, और यहाँ टेरा 10⁻12, और पावर ऑफ 10। तो ये आप पूरी लिस्ट रीड कर लो, है ना। तो आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और पूरी लिस्ट एक बार देख सकते हैं। सारे नाम दिए गए हैं कि क्या क्या प्रीफिक्स है। जैसे नेगेटिव पावर ऑफ 10 में भी प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे डेसीमीटर लगाओगे तो, या डेसी लगाओगे तो डेसी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो इसकी पावर हो जाएगी -1। सेंटीमीटर में सेंटी यूज़ करते हैं ना, सेंटी, तो सेंटी क्या होता है 10⁻2 इक्वल्स टू 10 की पावर क्या हुई -2। आप लिखते हो ना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना बेटा, 10⁻2 मीटर। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका प्रीफिक्स में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है बच्चों, -2 का, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। वैसे ही आप इसमें रीड कर लें, मिली, माइक्रो, नैनो, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर लें। हालांकि यहाँ पे फेम्टो तक यूज़ होता है 10⁻15, वैसे यहाँ पे भी पेटा तक, पेटा भी नहीं, गीगा तक ही यूज़ होगा पॉजिटिव पावर में। तो और फेम्टो यूज़ होगा आपके जब हम लोग फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर बात करेंगे, जैसे केमिस्ट्री में ही बात करेंगे, तो वहाँ 10⁻15 की पावर यूज़ हो जाती है
क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस का साइज इस रेंज में होता है। खैर, आप जैसे जैसे साइंस में आगे बढ़ेंगे तो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट में, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं और जो भी अभी आगे पढ़ेंगे, तो आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ फिजिक्स में काम आने वाला है, ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, है ना। जितनी साइंस होती हैं, जितनी प्रकार की साइंस होती हैं, उन सब में ये बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसको सिर्फ पढ़ाया फिजिक्स में जाता है। अब आप ऐसा समझ लो कि शायद फिजिक्स चैप्टर में ही ये सब रख दिया गया है या सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या जो भी साइंस के ब्रांचेस होती हैं उन सभी ब्रांचेस में ये काम करती हैं ना। तो आप ऐसा समझो कि ये कॉमन है, कॉमन टॉपिक है सबके लिए, है ना। तो किसी और सब्जेक्ट में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लें इसको, है ना। वैसे पीको, नैनो, है ना, तो ये सब आप जानते हो। तो मेरा ख्याल से आपको प्रीफिक्स समझ में आया होगा कि कौन सी प्रीफिक्स में कौन सा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है और सिंबल क्या होता है ना। तो एक बार ज़रूर आप इस पूरी लिस्ट को रीड कर लेंगे, है ना, स्क्रीन पॉज करके, और नोट कर लेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर थर्ड लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता है कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी, आपको बताई गई थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हालांकि मैंने कहा था आपको कि एनसीईआरटी से उनकी आप डेफिनेशन रीड कर लेंगे कि उनको डिफाइन कैसे किया गया, लेकिन उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, वो अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगी। क्यों मैंने ऐसा बोला था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो हायर लेवल फिजिक्स यूज़ करके डेफिनेशन डिफाइन की गई है ना। तो धीरे धीरे खैर हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे 11th-12th के चैप्टर्स में, वैसे वैसे आपको वो यूनिट्स भी क्लियर होती जाएंगी कि उनकी डेफिनेशन क्या थी और कैसी थी। ठीक, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी बट उनको बाद में जोड़ा गया था एसआई सिस्टम में, है ना, तो उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा गया था। उसमें से एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी आपकी प्लेन एंगल, है ना बच्चों। कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी? प्लेन एंगल। ये जो प्लेन एंगल मैंने कहा था इसको थीटा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो प्लेन एंगल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मैथ्स में इस प्लेन एंगल को पढ़ा हुआ है काफ़ी बार, है ना, लेकिन वहाँ पे आपने डिग्रीज में यूज़ किए होंगे एंगल। अब यहाँ पे हमें इनको रेडियंस में यूज़ करना है ना। तो हम ये प्लेन एंगल पढ़ रहे हैं कौन से सिस्टम में? तो हम बोलेंगे रेडियन सिस्टम में। तो रेडियन सिस्टम से हमें प्लेन एंगल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक, तो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया रेडियन सिस्टम में, ये हम देखते हैं। जिसको कैसे डिफाइन किया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ to the radius of circle। और यहाँ पे लिख लेंगे इट्स SI यूनिट इज रेडियन। और इसको किससे नोट करते हैं? ये पिछले बार भी मैंने आपको बताया था RAT से, है ना, रेडियन। तो प्लेन एंगल का शायद आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, एंड इट्स SI यूनिट इज रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी SI यूनिट रेडियन हो गई और उसको डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द सर्कल। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अपने पास कोई ऐसा सर्कल है, उसका सेंटर होगा एक, अब उसमें एक आर्क अगर आप ले लो, तो ये जो इसका आर्क है, मान लीजिए इतना आर्क, ये आर्क की लेंथ L है बच्चों, है ना। अब इस आर्क, जो ये आर्क है, ये सेंटर पे एक एंगल सब्सटेंड करता है। देखो ये एंगल ही प्लेन एंगल है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, है ना। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों? R।
तो ये जो आर्क लेंथ, ये जो एक सर्कल का जो आर्क है, ये सेंटर पे जितना एंगल सब्टेंड करता है उस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया अपने रेडियन सिस्टम में? तो इसको लिखा गया है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ टू द रेडियस का रेशियो, है ना। इस तरीके से आपका जो क्या है बच्चों एंगल है उसको डिफाइन किया गया, आर्क लेंथ टू द रेडियस, है ना। उसके बाद ध्यान से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क लेंथ को हमने क्या माना हुआ है एल, तो एल बाई आर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी बच्चों रेडियन, जिसको डिनोट करते हैं किससे, आर ए डी से, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि रेडियन की जगह, मतलब ऐसा लिखते नहीं हम रेडियन, इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, ये ऊपर सी लगा देते हैं, सी छोटा सा एक सी। जैसे आपको पता है कि किसी एंगल को अगर मैथ्स में डिफाइन करना हो तो हम जैसे 60 डिग्री बोल रहे हैं तो 60 डिग्री में आप ऊपर डॉट लगा देते हो ना, डिग्री लिखते नहीं हो, डिग्री की जगह आप एक डॉट लगाते हो, डॉट, तो उससे समझ में आता है ना कि वो डिग्री है। वैसे ही अगर रेडियन में आप एंगल लिख रहे हो तो ऊपर इस डॉट की जगह आप सी लिख देते हो, सी। तो जब भी ऐसा सी का सिंबल दिखेगा तो आप समझ जाना कि वो एंगल रेडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, रेडियन में, है ना बच्चों। और गोला लगा होगा तो आपको पता है कि वो डिग्री में दिया हुआ है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, और तो दिस इज एल बाई आर रेडियन, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रेडियंस में एंगल की, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन का एंगल। तो 1 रेडियन का एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो 1 रेडियन के लिए तो ये वाला रेशियो 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा। अब ये कब होगा, जब आर्क लेंथ, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो बदल नहीं सकता, एक बार सर्कल फिक्स कर दिया तो ये रेडियस को चेंज नहीं कर सकते, बट हम इस आर्क की लेंथ को तो अलग अलग बना सकते हैं। तो सोचो जब आर्क लेंथ जो है वो एकदम रेडियस के बराबर हो जाएगा तो थीटा में क्या लिखेंगे आप, एल बाई आर, और आर्क लेंथ ही रेडियस के बराबर हो गया तो आर बाई आर, तो आर और आर कट जाएगा और आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, 1 रेडियन, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का एंगल, प्लेन एंगल कब बनता है, तो आप याद रखेंगे कि 1 रेडियन का एंगल किसी सर्कल में सिर्फ तब बनता है जब, जैसे ये रेडियस है और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ भी किसके बराबर हो जाए बच्चों, किसके बराबर हो जाए, रेडियस के। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको आप 1 रेडियन का एंगल बोलेंगे, उसको आप बच्चों कितना बोलोगे, 1 रेडियन का एंगल, है ना। तो आई होप आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। व्हेन आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस देन एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। एक्चुअली में इसलिए इस यूनिट का नाम रेडियन रखा गया है, ये कारण था। आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो एंगल है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और आर्क लेंथ भी किसके बराबर हो गया बेटा, रेडियस के। तो रेडियस से घिरा हुआ ये एंगल है, इसलिए इसकी यूनिट रेडियंस लिखी गई, रेडियंस, मतलब रेडियन जो है वो रेडियस का प्लूरल है। तो 3 रेडियस से घिरा हुआ एंगल है इसलिए इसको रेडियंस कहा जाता है ना, मतलब रेडियन कहा जाता है और RAD से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हुआ है ना। तो 1 रेडियन की भी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझें, फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं, फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन का एंगल वो बनेगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो आप ध्यान से देखो, जो आपकी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ देखो देखो देखो, ये आर्क, ये पूरा चला तो ये पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं पूरे कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो फॉर कंप्लीट सर्कल जो आपकी आर्क लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों,
सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, है ना। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। ये तो सभी को पता है, 9वीं 10वीं में खूब पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। और अगर सरकमफ्रेंस 2πr है तो हम एंगल कितना है ये कंप्लीट सर्कल में, तो कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल जो है रेडियंस में वो कितना हो जाएगा बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन मतलब 2πr अपॉन रेडियस। तो रेडियस रेडियस कैंसल, तो कितने का एंगल बन जाएगा, कितने रेडियंस का, 2π रेडियंस। और चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π ऊपर छोटा सा सिंबल c, तो उसका मतलब क्या होता है, रेडियंस, है ना। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखना है कि कंप्लीट सर्कल में आपका कितना एंगल बनता है रेडियंस में, 2π रेडियंस का, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट सर्कल में 2π रेडियंस का एंगल बनता है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है फिजिक्स में कि आपको एंगल रेडियंस में यूज़ करना होता है ना। और लेकिन आपको क्वेश्चन में जब एंगल दिया जाता है तो डिग्रीज में दिया जाता है, तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी एंगल को डिग्री में दिया गया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। या कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर रेडियंस में आएगा सॉल्व करके वक्त, बट ऑप्शन जो होंगे एग्जामिनेशन में वो ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिग्रीज में, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो आइए हम आगे देखते हैं ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप लोग एक काम करें, स्क्रीन को पॉज करें और ये पूरी चीज़ें कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कई बार हमें ऐसा होगा कि एंगल का कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया रेडियंस के लिए कि फॉर कंप्लीट सर्कल द एंगल फॉर्म्ड इन रेडियन में कितना एंगल फॉर्म होता है बच्चों कंप्लीट सर्कल के लिए, रेडियन में बताओ कितना एंगल फॉर्म होता है। तो अभी आपने बताया कि सर 2π रेडियंस, है ना। उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूं कि फॉर कंप्लीट सर्कल द एंगल फॉर्म्ड इन डिग्रीज में कितना, भाई ये आपका सर्कल है अगर, तो कंप्लीट सर्कल को कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बोला जाता है, तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री। एक पूरे कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 360। तो हम बोलेंगे 360 डिग्री। अब कंप्लीट सर्कल में 2π रेडियन या रेडियन में 2π रेडियन बोला और डिग्रीज में अपन ने 360 डिग्री बोला, लेकिन है तो एक ही सर्कल की बात। ये बात जो हो रही है ये तो एक ही सर्कल की बात हो रही है ना। तो यानी कि 2π रेडियन का एंगल किसके इक्विवेलेंट है डिग्रीज में, 360 डिग्रीज के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2π जो एंगल रेडियंस में है इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, है ना बच्चों। 2π रेडियन का एंगल डिग्रीज में है, 2π रेडियन का कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियन में एंगल है, तो डिग्रीज में कितना एंगल है, तो 2π रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 360। तो हमें एक रिलेशन मिल गया। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से कैंसिल कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पाई रेडियन बचेगा और 360 को 2 से काट दोगे आप तो ये 180 बचेगा। यानी कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों कि पाई रेडियंस जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 180। क्योंकि आपका कोई भी कन्वर्जन होगा चाहे डिग्री से किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियंस में या रेडियन से डिग्री में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई हमें तो सबसे पहले डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखना है। डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना बच्चों, रेडियन में, है ना।
तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहला जो कन्वर्जन है, तो हम यहाँ लिखते हैं कन्वर्जन, हेडिंग डाल लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियन। तो डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है भैया? रेडियन में, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें एक रिलेशन पता है कि भाई 180 डिग्री में कितना रेडियन का एंगल बनता है? तो पाई रेडियंस का एंगल बनता है। तो आप ध्यान से देखो कि दोनों साइड 180 का डिवाइड कर दो। आपको तो ये पता ही है ना मैथ्स में कि किसी भी इक्वेशन में आप किसका मल्टीप्लाई कर दें, बच्चों? सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करें इक्वेशन के दोनों साइड, या सेम चीज़ का डिवाइड करें, तो आंसर सेम ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में इधर भी 180 का डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी 180 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 180/180 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन का एंगल हुआ बच्चों? तो 1 डिग्री में रेडियन में एंगल हुआ कितना? पाई/180 रेडियंस, है ना। तो 1 डिग्री में कितना एंगल होता है? पाई/180 रेडियंस। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब 1 डिग्री में इतना होता है, तो कोई भी x डिग्री लो, हमें तो ये पता करना है कि x डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, हाउ मच रेडियंस आर देयर, है ना। यही कन्वर्ट करना है ना। अब ध्यान से देखो, तो इस वाली इक्वेशन में आप दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो? x का, है ना। अगर दोनों साइड x का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? x डिग्री। और यहाँ पे आप x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x इंटू पाई/180। तो ये आंसर किस में आ जाएगा बच्चों? रेडियन। यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखें कि डिग्री वाले एंगल से पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आंसर रेडियन से मिल जाएगा, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एग्जाम्पल के लिए, तो बताइए कि 60 डिग्री में हाउ मच रेडियंस आर देयर, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है अब x की जगह क्या है? x डिग्री की जगह क्या है? 60। तो जो x की जगह है तो x का मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो x का मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? पाई/180 का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 कैंसिल, 6 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई/3। 6 और 18 को कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो कितने रेडियंस का एंगल बन गया बच्चों? पाई/3। मतलब 60 डिग्री में कितने रेडियन का एंगल होता है? पाई/3, है ना। याद रखेंगे 60 डिग्री में कितने रेडियन का एंगल होता है? पाई/3। वैसे ही मैं आपसे बोलूँ दूसरा एग्जाम्पल कि बताइए बच्चों 30 डिग्री में कितने रेडियन का एंगल बनेगा? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? 30 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे x डिग्री था तो x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? पाई/180 से। तो वैसे ही 30 डिग्री निकालना है तो 30 का मल्टीप्लाई होगा पाई/180। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 30 और 30 कैंसिल और 3 और 18 कैंसिल, तो 6। तो आंसर आ गया पाई/6 रेडियंस। यानी 30 डिग्री में कितने रेडियंस का एंगल होता है? पाई/6। वैसे ही आप यहाँ पे और अगर एग्जाम्पल करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आप बताइए कि 90 डिग्री में कितने रेडियंस का एंगल होता है? तो 90 डिग्री में एंगल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका बच्चों? पाई/180 का। तो ये 0 और 9 और ये 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो गया, तो ये बचा पाई/2 रेडियंस। मतलब 90 डिग्री में कितने रेडियंस का एंगल होता है? पाई/2 रेडियंस होता है ना। 90 डिग्री में रेडियंस में एंगल होता है पाई/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप ऐसी कोई भी एंगल आप डिग्रीज में लो तो और उसको सॉल्व करो, तो
तो जैसे आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, आप घर पे सॉल्व करिएगा ज़रूर। कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ कि बताइए 45 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, है ना। सेकंड, आपका 120 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। थर्ड, आपका 210 डिग्रीज में कितने रेडियंस होंगे, है ना। तो एक बार आप इन तीनों सवालों को अच्छे से सॉल्व करके देख लेंगे, है ना। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, और नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लें। जैसे मैंने बताया है कि डिग्रीज को रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। मतलब अगर रेडियन पाई है तो उसकी जगह 180 डिग्री लिख दो, डेट्स ऑल। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियन। तो कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियन कैसे होगा बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप x डिग्री निकालना चाहते हैं तो कोई भी डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेडियंस में आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और इसका उल्टा देखते हैं। देखिए, तो अब कन्वर्जन क्या करेंगे भाई, अभी हमने कन्वर्जन करना सीखा किससे, क्या, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे कि बच्चों क्या, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। अब रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना सीखते हैं ना, तो रेडियन से डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। तो आपकी वही बेसिक जो आपने रिलेशन निकाल के रखा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाई रेडियंस हमेशा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, है ना। और चाहो तो आप इसको आगे ही देख सकते हो, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा ये भी आप निकाल सकते हो। तो 1 रेडियन, अगर 1 रेडियन निकालना है तो यहाँ 1 बनाना है, तो यानी कि आप दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो, पाई का, और इधर भी किसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर भी डिवाइड कर दो पाई का और इधर भी किसका डिवाइड कर दो बच्चों। इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम चीज़ का डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पाई बाई पाई एंड 180 बाई पाई, तो पाई और पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्रीज, इतने डिग्री का एंगल बना। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री का एंगल होगा, आप देखें ध्यान से। तो 1 रेडियन में आपका डिग्री में एंगल होगा कितना बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं 180 बाई पाई, तो 180 और पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी बच्चों, 180 बाई 3.14, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 57.3 डिग्री। यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और कई बार एक नंबर में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है कि 1 रेडियन में डिग्री में कितना एंगल होगा, 57.3 डिग्री का एंगल होगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना है ऐसे ही कि 1 रेडियन में कितना डिग्री का एंगल होता है, तो 1 रेडियन में हमेशा 57.3 डिग्री का एंगल हो रहा है। आप समझो ये 60 डिग्री से थोड़ा सा कम है, मतलब लगभग 60 डिग्री पे आपकी जो आर्क लेंथ होती है वो रेडियस के बराबर हो जाती है ना, क्योंकि 1 रेडियन में आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है ना, आपको समझ में आया होगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, है ना। तो आपको 1 रेडियन इक्वल्स टू 53। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो आपको बस जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियंस में हमेशा 180 डिग्रीज होता है, आपका काम बन जाएगा। रेडियंस में हमेशा एंगल पाई के टर्म्स में दिया होता है ना, मैक्सिमम जगहों पर। तो उसी पे हम वो करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको दिया है कितना बच्चों कि 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 रेडियंस में दिया और आपसे पूछा है कि कितने डिग्रीज होगा एंगल, तो कैसे निकालोगे आप।
तो कुछ नहीं करना है कि 3π/2 है, तो आप याद रखें कि पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की जगह 180 लिख दो चुपचाप। तो 3 इंटू पाई की जगह 180 डिग्रीज अपॉन 2। अब सॉल्व कर लो, तो 2 से ये काटोगे तो ये 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 270 डिग्री। यानी 3π/2 में कितना डिग्री का एंगल होता है, 270। तो ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है कन्वर्जन। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है। चुपचाप पाई की जगह क्या लिख देना चाहिए अपन को, 180 डिग्री, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, दूसरा एग्जांपल पूछ लूँ कि भाई बताओ 3π/4 रेडियंस में कितने डिग्रीज होंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कैसे बताओगे, तो आप 3π/4, पाई की जगह सिंपली क्या लिखना है बेटा, 180 अपॉन 4। तो ये कैंसल, तो ये 45, और 45 इंटू 3 होता है 135, तो 145 डिग्री। यानी 3π/4 रेडियंस में आपका कितना एंगल बनेगा बच्चों, 135 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो आई होप क्लियर है आपको। और जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताओ क्या ले लें, कुछ और भी ले लेते हैं। मैं आपसे बोल देता हूँ कि 5π/3 कितना एंगल होगा। तो कुछ नहीं कि इस इतने रेडियन में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपको पता है पाई की जगह आपको क्या लिख लेना चाहिए बच्चों, पाई की जगह आपको लिख लेना चाहिए 180। तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 3। तो 3 से ये 180 कैंसिल करोगे तो 60, है ना। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 330, है ना। तो 300 डिग्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना, और डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियंस वाला जो सिस्टम है एंगल नापने का वो कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लें और कॉपी में ये सब नोट कर लें, है ना। चलिए थोड़ी सी और चर्चा हम एंगल्स पे करते हैं, थोड़ी सी और आगे की चर्चा, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए कि क्या बताना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया डिग्री, तो डिग्री में एंगल कैसे बताया जाता है। जैसे मैं बोलूँ 1 डिग्री कितना एंगल होता है, तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है मैथ्स में पहले, कि हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल को हमने इस तरीके से डिवाइड किया बहुत सारे पार्ट्स में, है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये एक पार्ट है तो ऐसे बहुत सारे पार्ट करो आप, है ना, करते जाओ करते जाओ। अब यहाँ पे मैं उतने सारे पार्ट्स कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको ये सब इतनी लाइन से नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसे करते 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 मैंने इस सर्कल के कितने पार्ट्स किए। तो मैं बोलूँगा मैंने इसके 360 इक्वल पार्ट्स किए। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पार्ट है, तो ऐसे काटो 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 इस सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दो और 360 इक्वल पार्ट्स कर डालो, बराबर बराबर एंगुलर पार्ट्स करें और 360 इक्वल पार्ट्स करें। जब आप इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर दोगे तो जो इसमें से एक पार्ट है ये वाला एक छोटा सा पार्ट है ना, तो इसका कुछ एंगल होगा। तो इसके एंगल को आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री, क्योंकि 360 पार्ट्स है ना, तो हर एक पार्ट 1 डिग्री का है। तो टोटल कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री का, ये आपको पता है ना। तो ऐसे ही आप जब कंप्लीट सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करते हो तो आपको 1 डिग्री का एंगल मिलता है। ये बात याद रखें, कितने डिग्री का एंगल मिलता है बच्चों, 1 डिग्री का। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ये 1 डिग्री वाला एंगल को बाहर ले लो और इसको जूम करके देखो, है ना, जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं
ताकि हम समझ पाए चीज़ों को, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मान लो ये आपका 1 डिग्री का एंगल वाला पार्ट है, दिस इज योर 1 डिग्री एंगल, है ना। कितने डिग्री एंगल है? 1 डिग्री। अब जब ये 1 डिग्री का एंगल है, फिर इसको फिर से आप इक्वल पार्ट्स में तोड़ें, ऐसे पार्ट करते चले, ऐसे छोटे 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 हमने बहुत सारे पार्ट कर दिए, है ना, ऐसे। तो ये एक पार्ट हुआ, जैसे ये शेडेड रीजन। तो आपने इसके जब बहुत सारे पार्ट किए, कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो अब इसके पार्ट करेंगे आप 60 इक्वल पार्ट्स। यानी पहले पूरे सर्कल के आपने कितने पार्ट किए थे? 360 पार्ट्स। तो वो एक पार्ट 1 डिग्री का बन गया था। अब उस 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है बच्चों, आपको पता है। तो 1 डिग्री इस छोटे एंगल के भी आपने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। 60 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इक्वल पार्ट्स करो। तो इसमें से जो एक पार्ट होगा छोटा सा, वो एंगल बहुत छोटा होगा, 1 डिग्री से ही बहुत छोटा एंगल होगा। उस 1 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे 1 मिनट। उसको ऐसे दिखाते हैं डैश से, और रीड करते हैं 1 मिनट। मतलब मिनट डिग्री से भी छोटा एंगल है बहुत। जब आप 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दोगे इक्वल पार्ट्स, तो जो एक पार्ट का एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे 1 मिनट। 1 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, जैसे डिग्री को 0 से करते हैं ना, वैसे ही मिनट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिनट वो वाला मिनट नहीं है, टाइम वाला, ये एंगल वाला मिनट है ना। और ये मिनट का जो एंगल होता है, 1 मिनट का एंगल, ये डिग्री से काफ़ी छोटा होता है। देखो 60 इक्वल पार्ट्स करने के बाद मिला ना। तो अभी आप देखो, जब आपने 360 इक्वल पार्ट्स किए थे तो 1 डिग्री का एंगल बना था। तो 1 डिग्री को अगर 360 बार जोड़ दोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 360। वैसे ही आपने 1 डिग्री के कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए? 60। और एक पार्ट का एंगल है 1 मिनट। तो ऐसे 60 पार्ट्स जोड़ोगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तो कितने मिनट का एंगल हो जाएगा? 60 मिनट्स, अगर मिनट्स में बोले। लेकिन ये 60 मिनट्स ही मिलकर क्या बनाएगा? 1 डिग्री। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स का एंगल होता है बच्चों? तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कि 1 डिग्री में हमेशा 60 मिनट्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं ये पता करना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 1 मिनट बनाना है तो इसको डिवाइड बाई 60 कर दो। और आपको पता है इक्वेशन में दोनों साइड एक ही चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने RHS में 60/60 किया है तो LHS में भी 1/60 करना पड़ेगा। तो ये 60/60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 मिनट, और ये बचेगा 1/60 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं बच्चों? 1/60 डिग्रीज। याद रखेंगे तो या तो ऐसे याद रखो कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, या ऐसे याद रखो कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो इस 1 मिनट के एंगल को फिर से निकाल लो और फिर से उसको जूम करो। ये आपका 1 मिनट का एंगल है, 1 मिनट का है। अब ये डिग्री नहीं है, ये 1 मिनट है, याद रखेंगे, ये 1 मिनट है। इस 1 मिनट के एंगल को फिर से आप डिवाइड करो। अब आप बोलो सर कितने बार डिवाइड करोगे आप? हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको आगे चल के न्यूमेरिकल करना है तो ये सीखना पड़ेंगी, है ना। इसलिए अभी सीख लो, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो बाद में न्यूमेरिकल में परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। फिर से आप 1 मिनट का, पहले 1 डिग्री का आपने 60 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब आप 1 मिनट का 60 इक्वल पार्ट्स करें। 1 मिनट का 60 इक्वल पार्ट्स करें। जब आप 1 मिनट का 60, अब देखो और भी छोटा किया हमने एंगल। 1 डिग्री वैसे ही बहुत छोटा था, और उसके 60 टुकड़े करना, मतलब बहुत छोटा कर दिया 1 मिनट। और 1 मिनट के भी 60 टुकड़े करना, मतलब आपने और भी छोटा कर दिया। तो जब आप इतना छोटा एंगल कर दोगे तो आप इस पर्टिकुलर एक पार्ट के एंगल को बोलोगे 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं ना, 1 सेकेंड। एंगल जो है होता है उस एंगल को हम बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड फिर से टाइम वाला सेकेंड नहीं है, ये एंगल वाला सेकेंड है। और डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डबल डैश। तो आप फिर से समझिए एक बार कि आपने पूरे सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ा? 360। तो 1 डिग्री का एंगल एक पार्ट बना।
फिर उस एक पार्ट के फिर से कितने टुकड़े किया आपने, बराबर 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 60। तो एक जो पार्ट का एंगल बना बहुत छोटा सा, उसको आपने 1 मिनट बोला और उसको डैश से रिप्रेजेंट किया। फिर आपने 1 मिनट जो बहुत छोटा एंगल था उसके फिर से कितने टुकड़े कर डाले, 60 इक्वल पार्ट्स किए। तो अब जो एक पार्ट बचा उसका जो एंगल बना वो और भी छोटा एंगल है, और उस छोटे एंगल को आपने नाम दिया सेकंड। तो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डबल डैश से। अब सोचो ये एक पार्ट 1 सेकंड कहलाया, तो ऐसे कितने इक्वल पार्ट्स थे, 60। तो 60 सेकंड का एंगल जो है वो कितना बनाएगा बेटा, ऐसे 60 पार्ट्स मतलब 60 सेकंड का एंगल मिलकर कितना बनाएगा, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। लेकिन हमें तो 1 सेकंड में मिनट चाहिए कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही रहता है। तो ये 60/60 डिवाइड होकर 1 बचेगा और ये 1/60 बचेगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो सब आप कर सकते हो। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना है कि 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं। तो ये कैसे बताएंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, 1/60। तो इतने मिनट में कितने डिग्रीज होंगे, क्या इतने से 1/60 को इंटू कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे 1 मिनट में इतने डिग्रीज होते हैं, तो इतने मिनट में कितने डिग्रीज हुए भाई, 1 मिनट में इतना डिग्री, तो इतने मिनट में कितना डिग्री, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड है ना बच्चों। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, या फिर ध्यान से देखो, तो ये 1 मिनट है जो ऊपर, 1 मिनट की जगह 1/60 डाल दो। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/60 का। तो ये मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/3600 डिग्रीज। यानी कि मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, डिग्रीज को, सेकंड को डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर लिया, मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसमें उल्टा सोचो, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 3600 का, तो 1 डिग्री बचेगा यहाँ पे। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स हुए बच्चों, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया, ठीक। तो सारे रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये तो डिग्रीज हैं, मिनट्स हैं, है ना, लेकिन हमें इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ये जो छोटे छोटे एंगल आए ना मिनट और सेकंड्स में, इनको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपसे, जैसे आप NCERT अभी आपके पास होगी या फिर आपने डाउनलोड की होगी, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आया होगा सेकंड चैप्टर में, एग्जाम्पल नंबर 1। NCERT का एग्जाम्पल बुक के बीच में है, जब आप पलटेंगे तो जब क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम्पल 1 आएगा होगा। तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा है आपसे, उसने ये बोला कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, ए पार्ट। फिर बी पार्ट में उसने पूछा है कि 1 मिनट में कितने रेडियंस हैं, और उसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में उसने पूछा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियंस होंगे। मतलब रेडियंस में आंसर आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री का, 1 मिनट का और 1 सेकंड का। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो जैसे मैंने अभी 1 डिग्री का बताया, तो 1 डिग्री का तो मैंने अभी निकलवाया था आपसे। 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। चाहे तो आप ऐसे भी देख लो कि अगर मुझे ए पार्ट सॉल्व करना है, तो आपको तो रिलेशन पता है ना बच्चों, मैंने अभी कहा था कि ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाई रेडियंस में 180 डिग्रीज होते हैं, या 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस होते हैं। तो दोनों साइड 180 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 180 का डिवाइड होगा तो ये 1 डिग्री बचेगा, और यहाँ पे 180 का डिवाइड होगा तो ये होगा पाई/180 रेडियंस। अब बच्चों इसको जरा सॉल्व कर लो आप, है ना, सॉल्व करना जरूरी है। तो पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14 और डिवाइड बाई 180,
अब आप इसको सॉल्व करें तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3, इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 1.7। अब आप कैलकुलेशन करना तो आपको मिलेगा 1.7 इंटू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। आप सॉल्व करके देखना, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? अब ये बोल रहा है कि आपका 1 मिनट में कितने रेडियंस होंगे, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, आपको ये तो पता है ना बच्चों कि 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं। देखो ये निकाला हुआ है अपन, 1 मिनट में होते हैं 1/60 डिग्रीज। अच्छा, मुझे डिग्री में एंगल दिया हो तो मैं उसको रेडियंस में कैसे निकालूंगा? डिग्रीज में तो कोई भी डिग्री वाला एंगल हो उससे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? π/180 का, आपको याद है ना, मैंने अभी कन्वर्जन सिखाया। तो 1/60 इंटू π/180। अब ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू फिर से यहाँ पे 3.14 रखेंगे आप, और इस पूरे डाटा को फिर से सॉल्व करो। जब आप सॉल्व कर लोगे तो जो आपको आंसर है वो आपको मिलेगा। आप सॉल्व करके देखना इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 2.91 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। आप सॉल्व करके देखना, आपको ये आंसर मिलेगा 2.91। जब पाई की वैल्यू आप कितनी रख दोगे बेटा? 3.14, है ना। तो ये आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद सी पार्ट क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियंस। अब ये कैसे निकालेंगे? तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं बेटा? ये अपन ने लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3600 डिग्रीज। और डिग्रीज को हमें रेडियन में कन्वर्जन करना आता है। हम क्या करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 का, है ना। ये अभी तो अपन ने सीखा है। अब पाई की वैल्यू यहाँ से फिर से कितनी रख दोगे आप? कितनी रख देंगे आप? 3.14 रख दो, और फिर इस पूरे डाटा को फिर से सॉल्व करो। जब आप फिर से सॉल्व करोगे तो 1 सेकंड में आपको ये आंसर मिलेगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कैलकुलेशन करा रहे हो? हम तो पाई के टर्म्स में ही लिख देंगे आंसर। पाई के टर्म्स में आप लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को आप रट लें। 1 डिग्री को रेडियन में रट लें 1.74 इंटू 10⁻⁻²। आप 1 मिनट की वैल्यू रट लें और 1 सेकंड की वैल्यू रट लें। ये सारी वैल्यूज़ आप रट लो, किसमें? रेडियंस में। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत सारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें अगर ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद होंगी ना तो बच्चों वो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद नहीं होगी तो उन न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करोगे तो उसमें ये पूरा डाटा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। और अगर ये पेपर में आ गया क्वेश्चन तो सोचो अगर ये वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली याद हैं तो वो क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू याद नहीं है तो 2 मिनट सिर्फ आपको कैलकुलेट करने में लगेंगे, और अगर आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो पेपर छूटने का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। पेपर ना छूटे और पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओ, इसलिए मेरी बात आप मान लें और इन सारी वैल्यूज़ को बिल्कुल रट लेंगे, याद रख लेंगे, है ना। तो आई होप आपको डिग्री, मिनट, सेकंड और रेडियन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सब में इंटर रिलेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में ये भी समझ में आया होगा। तो आप लोग बच्चों स्क्रीन पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।